कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत सुबह के 8 बजे आप लोगों को झारखंड माध्यमिक आचार्य समाजशास्त्र विषय के सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना सिलेबस बीपीएससी टीआरई 4.0 का। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं यूपी पीजीटी का भी आप लोगों का क्लास ले रही हूँ, जहाँ पे हम लोग अभी 2000 प्लस जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे कंप्लीट हम लोग 100 क्वेश्चंस करके डेली उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक एग्जाम का जो प्लेलिस्ट है वो अलग बन चुका है, आपको इस चैनल में मिल जाएगा। जैसे ये झारखंड माध्यमिक आचार्य का, तो आपको प्लेलिस्ट में लिखा होगा झारखंड माध्यमिक आचार्य। आप वहाँ पे जाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे से सारे क्लासेस को देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 का तो उसका अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को सोशियोलॉजी का तो टॉपिक करवाया गया ही है, साथ ही साथ आप लोगों को एनसीईआरटी बुक को भी चैप्टर वाइज कवर किया गया है। आप लोग वहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 के जितने भी चैप्टर है वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चाहे आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी की या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस रखी गई है 1999 का, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको इस फीस में 25% का ऑफ मिलेगा, जो ओल्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और झारखंड माध्यमिक आचार्य का आपका फॉर्म फिलअप जो है वो 18 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 17 जुलाई तक चलेगा। और बात की जाए जो झारखंड माध्यमिक आचार्य है, इसको आप पीजीटी टीचर भी बोल सकते हैं। बहुत ही आपका अच्छा आपका ये जॉब प्रोफाइल है, और इसमें समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत भी आपको अच्छे खासे सीट देखने को मिल रहे हैं। टोटल 159 सीट आया है, और ये झारखंड में पहली बार ये वैकेंसी आई है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद झारखंड में आपको इतनी संख्या में सोशियोलॉजी के अंतर्गत सीट देखने को मिलेगी। 65 जो सीट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है। जनरल मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और उसके बाद जो झारखंड राज्य के निवासी हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आप नोटिफिकेशन में उसको कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज क्लास 1 है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट एनालिसिस किए थे। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने का जो अगर मूल मंत्र बोला जाए तो सबसे पहला तो होता है कि सिलेबस। आपको सिलेबस को अच्छी प्रकार से समझ लेना होगा कि सिलेबस की मांग क्या है, क्या आपको पढ़ने के लिए किसकी जानकारी आपको रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है। दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसको अच्छे प्रकार से पढ़ना होगा। ठीक है। थर्ड हो गया आपका जो सिलेबस है उसका थ्योरी को आपको, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छे प्रकार से क्लियर होकर रहना पड़ेगा। ठीक है। और समाजशास्त्र के इस सिलेबस के अंतर्गत टोटल आपको 67 तो यूनिट का बोला गया पढ़ने के लिए, और उसके अंतर्गत फिर आपको सब टॉपिक मिला है। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप लोगों को हर एक टॉपिक वाइज क्लास वाइज मिल जाएगा। और इसका जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पेड ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पर जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री टेस्ट अरेंज करूंगी। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जहां पर आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे टेस्ट दीजिएगा। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नोट्स में प्रोवाइड करूंगी ही, साथ ही साथ आपको सोशियोलॉजी का एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, आप देखे होंगे कि यूनिट 1 में 2 पार्ट बोला गया है। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है वो बोला गया है कि यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, फ्रांस से हुई है। ठीक है। यूरोप में हुई है। तो अगर बात की जाए यूरोप में आधुनिकता
आधुनिकता, और कैसे जो आधुनिकता आने के बाद समाज के अंतर्गत हमें परिवर्तन देखने को मिला और इसी के फलस्वरूप समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो समाजशास्त्र की बात जहाँ पे यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यूरोप के अंतर्गत। तो यूरोप में 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो यूरोप का वहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, राजाओं का शासन होता था, धार्मिक रीति रिवाज की प्रधानता थी, लोग जो थे वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जुड़े हुए थे कि धार्मिक ग्रंथों को अपना वो आधार मानते थे, उसके हिसाब से जुड़े हुए थे। ठीक है, रोजगार का जो मुख्य पेशा था वो कृषि था और मतलब एक सीमित वे में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, आधुनिकता का विकास आया, नए काल कारखाने लगने लगे, तो क्या हुआ कि लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिलने लगे। लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। तब तक क्या हो गया कि यूरोप का जो राजा था लुई 16, वो क्या करने लगा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसको अराजकता वो फैला कर रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही भोग विलासी वाला था। तो वो अपने समाज को, अपने जो उसका राज्य था उसको सही प्रकार से देख नहीं रहा था, देखभाल उसकी वहाँ पे नहीं कर रहा था। तो जिसके कारण जो आम नागरिक थे वो भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए। और इधर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आ गई। 17वीं 18वीं शताब्दी में 1789 में आपको फ्रांस की क्रांति देखने को मिली, औद्योगिक क्रांति हुई। इसके कारण नए नए कारखाने लगे, लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होने लगे। रोजगार मिल रहे हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी समाज के अंतर्गत उसका विघटन होने लगा। लोग क्या करने लगे, एकाकी परिवार वो ज़्यादा बढ़ने लगा। पहले जो धर्म का स्वरूप था वो धीरे धीरे नष्ट होता जाने लगा। लोग व्यवहारिक तौर से, वैज्ञानिक तौर से सोचने लगे। फिर जो समाजशास्त्र के जनक हैं वो कहाँ के, फ्रांस के थे। तो उन्होंने देखा कि समाज के अंतर्गत जो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि समाज को क्या वो सोचा जाता था, जब धार्मिक स्वरूप था उस समय, कि समाज जो है ये भगवान का देन है, ये भगवान का रूप है, ये भगवान की रचना है। ठीक है, लेकिन अगस्त कॉम्ट क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, समाज जो है ये क्या है, व्यक्ति के समान है। जैसे व्यक्ति, कोई मनुष्य का विभिन्न अंग होता है और विभिन्न अंग का अपना अलग अलग काम होता है, और जब वो काम सुचारू रूप से चलता है तो व्यक्ति का एक निर्माण होता है। तो कोई अंग शरीर का काम ना करे तो फिर व्यक्ति का जो शरीर वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। उसी प्रकार से समाज भी जो है वो व्यक्ति के समान है, और इसके अंतर्गत भी इसकी विभिन्न संरचनाएं हैं जो कि जिसका जो काम है उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो अगस्त कॉम्ट ने समाज को व्यक्ति के रूप के अनुसार तुलना करके बात की, और वो बोले कि हमको भी समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इस समाज को समझना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जिसके फलस्वरूप 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई। किनके द्वारा, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा की गई। ठीक है, 1838 में, क्योंकि समाज क्या है, ऐसा कोई भी आप समाज नहीं ले सकते हैं जिसका अपना एक इतिहास ना हो, सबका अपना अपना हिस्ट्री है। और व्यक्ति जब से इस संसार में आया है तब से उसका अपना अपना समाज है, समाज के अंतर्गत उसको घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए रॉबर्ट बीड स्टेड ने कहा है कि समाजशास्त्र का तो इतिहास जो है वो संक्षिप्त है, लेकिन इसका अतीत जो है वो बहुत पुराना है। ठीक है, एकदम प्राचीन काल से ही इसका अतीत चलते हुए आया है। तो अतीत है तो प्राचीन काल से ही चलते हुए आया है, तो जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं था, साक्ष्य मौजूद नहीं था, तो अतीत की जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन समाजशास्त्र विषय की अगर बात की जाए तो 100 से लेकर 150 वर्षों तक इसका जो समय है उस समय समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। और इसलिए रॉबर्ट बेड स्टेड बोलते हैं कि समाजशास्त्र का तो इतिहास क्या है, संक्षिप्त है, क्योंकि हम लोग को लिखित प्रमाण मिल रहा है। 100 से 150 साल तक का लिखित प्रमाण हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ गए कि समाजशास्त्र जो है वो यूरोप में किस प्रकार से इसके अंतर्गत आधुनिकता आई, और आधुनिकता आने के कारण यूरोप का जो समाज था वहाँ पे कैसे सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिले। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का उदय, समाजशास्त्र का उदय कैसे होता है। देखिए, मैंने शुरू में ही बात किया कि 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या था, समाजशास्त्र जो था वो धार्मिक रूप से था। तो एक थिंकर है, यहाँ पे आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को वैसे वैसे याद रखना है कि सबसे पहले कौन बात करते हैं, तो रॉबर्ट बीड स्टीड क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र का अतीत पुराना है लेकिन इसका इतिहास संक्षिप्त है, क्योंकि ये 100 से 150 साल तक पहले का हमें इतिहास जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है टीवी वॉटोमर, क्योंकि हम लोगों ने यूरोप में आधुनिकता सामाजिक परिवर्तन देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, तो इसके लिए एक थिंकर है टीवी वॉटोमर। टीवी वॉटोमर ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है, तो उन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए इसके 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए कि 4 चरणों से होकर समाजशास्त्र का उदय हुआ है। 4 स्टेज की उन्होंने बात की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत पुराना है लेकिन इसका इतिहास संक्षिप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बीड स्टीड। और अगर पूछा जाए कि समाजशास्त्र के जो उसका उदय है इसको किसने 4 भागों में बांटा है, तो टीवी वॉटोमर हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टेज को समझते हुए जाते हैं, और फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज आते आते समाजशास्त्र का उदय जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट स्टेज, आप लोग नोट करते हुए चलिए। फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत यानी प्रथम अवस्था के अंतर्गत कहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहां पे, यूरोप की बात कर रहे हैं। इस चरण में प्राचीन यूनान के 2 विचारक थे। ठीक है, वो 2 विचारक कौन थे, प्लेटो और दूसरे थे अरस्तु। ये बात की जा रही है। ठीक है, कौन, प्लेटो और अरस्तु नामक 2 विचारक थे। उन्होंने क्या बोला कि तत्कालीन सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं से संबंधित उन्होंने अपनी चर्चाएं की, जिसमें आपका परिवार के अंतर्गत जो राजनीति हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया, प्रथाएं हो गए, रीति रिवाज हो गए, इन सभी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने पुस्तक, प्लेटो की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिक, और अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने समाजशास्त्र के विषय में जब उन्होंने अध्ययन किया तो इसके बारे में उन्होंने बात की। ये फर्स्ट स्टेज के ये दोनों थिंकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, समाजशास्त्र के अंतर्गत पारिवारिक जीवन का अध्ययन किया, प्रथाओं का अध्ययन किया, रीति रिवाजों का अध्ययन किया, स्त्रियों की स्थितियों का अध्ययन किया। और इसी स्टेज के अंतर्गत आपको अन्य विचारक भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका हो जाएगा लुकेशियस, सिसरो, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। सेंट अगस्टाइन, मनु, कौटिल्य, ये सभी फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत के थिंकर है, जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में, अपने विचारों में समाजशास्त्र के विकास के संदर्भों में अपने समय समय में बात की। ठीक है, नेक्स्ट जो थिंकर है, जो दूसरा स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, क्योंकि टीवी वॉटोमर ने कितने स्टेजों के बारे में बात की है, तो 4 चरणों के बारे में, 4 स्टेजों के बारे में बात की है। सेकेंड स्टेज की बात की जाए
तो ये जो इसका कालक्रम है वो हो जाएगा 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का। ठीक है, इसमें जो यहाँ के जो थिंकर थे वो तार्किक रूप से सोचते थे। ठीक है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क कर करके हर चीजों को जानने का प्रयास करते थे। क्योंकि जब अरस्तु ने, प्लेटो ने समाजशास्त्र के विषय में बात की तो फिर उन्होंने यहाँ की जो समाज के अंतर्गत जो घटनाएं हैं उसका तार्किक ढंग से समझने का कोशिश किया। और इस काल में जो प्रमुख विद्वान हुए हैं वो थे थॉमस एक्विनास तथा दांते महोदय। कौन थे? थॉमस एक्विनास तथा दांते। ठीक है, थिंकर सबको याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से थिंकर हैं। तो थॉमस एक्विनास तथा दांते ने इस काल के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने मनुष्यों को सामाजिक प्राणी माना तथा समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उन्होंने संस्कार नामक संस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि इस जो समाज है इसको सही ढंग से चलाने के लिए संस्कार नामक संस्था की हमको स्थापना करनी चाहिए। संस्कार नामक संस्था की उन्होंने बात की। किस स्टेज में? तो आपका सेकेंड स्टेज में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो समाजशास्त्र का उदय का सेकेंड स्टेज था तो उसमें किस विचारधारा के द्वारा समाज को समझा जाता था? तो तार्किक विचारधारा के द्वारा। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के कि जो तार्किक विचारधारा थी वो किस स्टेज में थी? तो वो सेकेंड स्टेज के अंतर्गत थी। ठीक है, अब हम लोग थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज को देखते हैं। जो समाजशास्त्र का थर्ड स्टेज था, समाजशास्त्र का जो थर्ड स्टेज था, सेकेंड स्टेज में क्या था? यहाँ के जो थिंकर थे वो तार्किक ढंग से सोच रहे थे। इसमें क्या करने लगे? वैज्ञानिक विधि के माध्यम के द्वारा समाज को समझने का उन्होंने प्रयास किया। किस आधार पर? तो वैज्ञानिक विधि के आधार पर। पहला स्टेज में अरस्तु, प्लेटो, सिस्रो उन्होंने समाज के संदर्भ में बात की। सेकेंड स्टेज में जो थिंकर थे एक्विनास और दांते महोदय वो तार्किक आधार पर सोचने लगे। मनु, कौटिल्य ये सब आपका सोचने लगे। मनु, कौटिल्य तो फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर जब थर्ड स्टेज आया तो थर्ड स्टेज में इसका जो समय था 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का था। यहाँ पे वैज्ञानिक विधि के प्रयोग के माध्यम से समाज को समझने का काम किया गया। इस काल के जो थिंकर थे इसमें थे कौन कौन से? तो हॉब्स, लॉक, रूसो की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने क्या किया? समाज की उत्पत्ति हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता। किसने कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और अदर भी थिंकर यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं जो इंपॉर्टेंट है। सर थॉमस मूर, सर थॉमस मूर, इनकी पुस्तक का नाम था यूटोपिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? यूटोपिया। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको नोट करते हुए चलिए। यूटोपिया में क्या किए कि जब समाज को वो सोच रहे थे वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, तो समाज के अंतर्गत जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं थी, उस जो समस्याएं थी, उन्होंने इसका समझने का प्रयास किया और अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट थिंकर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू महोदय की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। वो बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज के भौगोलिक पर्यावरण पर जो स्पष्ट प्रभाव हुआ उसका अध्ययन किया गया। किनके द्वारा? तो मॉन्टेस्क्यू जी के द्वारा। नेक्स्ट थिंकर है विको। ये सभी थर्ड स्टेज के अंतर्गत आएंगे।
वीको महोदय की पुस्तक का नाम है द न्यू साइंस, द न्यू साइंस। विको महोदय ने अपनी पुस्तक द न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण उन्होंने यहाँ पे व्याख्या की। नेक्स्ट थिंकर है माल्थस। इनका जो सिद्धांत है वो जनसंख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया कि अपना जो जनसंख्या संबंधित सिद्धांत है उन्होंने प्रस्तुत किया, जनाधिक्य से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इसी में आपके एडम स्मिथ भी आ जाएंगे, जो उन्होंने आर्थिक आधार पर मनुष्य के विचारों को प्रकट किया था। एडम स्मिथ आर्थिक आधार पर, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? थर्ड स्टेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेज पे, जहां पे असल में समाजशास्त्र का उदय हमें देखने को मिलता है। ये जो फोर्थ स्टेज था, चौथा स्टेज था, इसमें समाजशास्त्र का वास्तविक उदय हमें देखने को मिलता है। क्या होता है? फोर्थ स्टेज में समाजशास्त्र का वास्तविक उदय हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसके जनक है अगस्त कॉम्ट। कौन है? अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, जिनका जन्म हुआ था 1798 में। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इसका प्रयास किया और उन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव के लिए इसकी दो परिस्थितियों को प्रमुख कारण माना कि इन दो परिस्थितियों के कारण ही समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ है। पहला तो उन्होंने माना इंग्लैंड की, क्या माना? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है, जो कि 1750-60 में हुई थी। और दूसरा उन्होंने कारण माना आपके फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, क्योंकि उस समय फ्रांस का जब ये बात चल रही थी तो फ्रांस में राजतंत्र चल रहा था। ठीक है, ये 1789 की बात है। फ्रांस में राजतंत्र चल रहा था, राजा का बहुत ही ज्यादा मतलब उस समय जो बोलिएगा खूब प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति भी इसका प्रमुख कारण इसके इन्होंने इसकी बात की थी। इन्होंने बोला कि कैसे समाज के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, समाज की संरचना क्या है, समाज के आधारभूत परिवर्तन किया है, कैसे इसका अध्ययन किया जाए, इसका उन्होंने विस्तृत व्याख्या किया। तो किस आधार पर किया? तो अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे, कौन थे? सेंट साइमन। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन। उन्होंने नवीन सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर वे बल देते हैं कि समाज को समझने के लिए एक नवीन विज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो सामाजिक संरचना है इसका अध्ययन के लिए कि हम ऐसे कर सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं समाज को हम अध्ययन, कि वैज्ञानिक आधार पर करने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा कि विज्ञान का जब भी कोई जांच करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, तो मान लीजिए मैं कोई अगर वैज्ञानिक अध्ययन करती हूँ, उसका रिजल्ट लेती हूँ, उसको फिर आप अगर करना चाहें कि नहीं मैडम का बात हम नहीं मानेंगे तो हम अलग से अपना करके देखते हैं, आप भी जब इसका अध्ययन कीजिएगा तो उसका जो आंसर मिलेगा आपको सेम ही मिलेगा वैज्ञानिक आधार पर। लेकिन अगर मैं मनगढ़ंत बोल दूँ, मैं अपने मन से बोल दूँ, आप अपने मन से बोल दो, तो देखिएगा सबका जो रिजल्ट होता है वो अलग अलग देखने को मिला। तो इसलिए सेंट साइमन ने बोला कि हमको समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक आधार लेना चाहिए, ताकि इसका जो प्रतिफल हो वो सटीक निकले, बाद में कभी भी कोई इसका जांच करे तो उसका आंसर उसको वही प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति अलग जांच कर रहा है, कोई व्यक्ति अलग जांच कर रहा है, उस सबको एक ही समान प्राप्त हो। इस पे उन्होंने जोर दिया। और सेंट साइमन सामाजिक जीव विज्ञान नाम देना चाहते थे, सामाजिक जीव विज्ञान नाम देना चाहते थे। ठीक है, तो इनके गुरु थे सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के, तो अपने गुरु के ही विचार को वो मूर्त स्वरूप देने के लिए क्या किया अगस्त कॉम्ट ने 1838-39 में आपका समाजशास्त्र नामक विज्ञान की उन्होंने रचना की, जो कि सबसे पहले उन्होंने समाजशास्त्र ना रख के नाम क्या रखा? उन्होंने सामाजिक भौतिकी। ठीक है, समाजशास्त्र का पहले नाम उन्होंने 1838 में मतलब पहले क्या रखा था? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक भौतिकी
रखा, यानी कि सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स नाम रखा। लेकिन ये जो सोशल फिजिक्स नाम था, इसको पहले ही एक दूसरे थिंकर थे एडोल्फ क्वेटलेट, उन्होंने इसको यूज कर लिया था 1838 में। बेल्जियम के थे, कहाँ के थे? बेल्जियम के एडोल्फ क्वेटलेट ने सामाजिक भौतिकी इस नाम को पहले ही कब प्रयोग कर लिया? 1835 में। और ये कब प्रयोग कर रहे हैं? तो 1838 में कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप एक ही क्षेत्र में काम करिए, या फिर आप अपना ही समझिए कि एक परिवार में क्या आप एक ही तरह का दो नाम देना चाहेंगे? दो बच्चों का नाम एक ही जैसा नहीं देना चाहेंगे, या क्या बोला जाएगा? तो वो देखते हैं कि हम तो नया चीज का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन नाम तो पुराना हो गया, पुराना पहले ही सामाजिक भौतिकी, तो एडोल्फ क्वेटलेट को ही जाना जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि नहीं, सामाजिक भौतिकी हम लोग नहीं रखते, हम लोग रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? समाज शास्त्र रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? समाज शास्त्र रखते हैं। और एक कारण था इस नाम को रखने का कि देखिए, जो अगस्त कॉम्ट जो थे वो भौतिकवादी थे, ठीक है, तो वो भौतिकवादी होने के कारण इन्होंने इसको नाम पहले तो रख दिया कि सामाजिक भौतिकी। अब मान लीजिए समाज के अंतर्गत कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो समाज से रिलेटेड होती हैं, जो कि चेंज भी होती है। पहले जैसे देखिए, आप वो देखिएगा कि मुस्लिम में जो तलाक की प्रथा थी वो था, तो वो बहुत दिन से समाज के अंतर्गत चलता आ रहा है। लेकिन उस तलाक की प्रथा के कारण जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको बहुत सारी समस्याओं को भी देखना पड़ा, तो जिसके कारण 3 तलाक को हटाया गया। ठीक है, चेंज हमको समाज के अंतर्गत देखने को मिला। अब मान लीजिए आप फिजिक्स का काम करने के लिए जा रहे हैं, विज्ञान का काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो फिर उसका तो आंसर तो सही नहीं आएगा। इसलिए बोले कि नहीं, समाज में हमें परिवर्तन होगा, टाइम टू टाइम हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक समय था जब सती प्रथा था, लेकिन सती प्रथा को गलत माना गया, तो राजा राम मोहन ने सती प्रथा का विरोध किया, इसको बंद किया। अगर वो नहीं बंद करते तभी तक वो चलता ही रहता प्रथा, ठीक है। तो समाज के अंतर्गत उनको परिवर्तन देखने को मिला, इसलिए उन्होंने समाज शास्त्र नाम सुझाया कि समाज शास्त्र नाम होगा। समाज शास्त्र क्या हो गया? इन्होंने कब दिया? 1838 में दिया, जो कि इसका मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है? सोशियोलॉजी, जो कि किससे बना है? सोशियस प्लस लोगस से, ठीक है। सोशियस मतलब समाज, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस मतलब अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन। ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है। इसलिए आपके एक थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल, दो भाषा हो गया ना, लैटिन और ग्रीक, ठीक है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था? समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि दोनों अलग अलग भाषाओं को लेकर सोशियोलॉजी कर दिया गया। तो ऐसा इसलिए किसने कहा? तो आपका जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां और विभिन्न समाजशास्त्र का साथ इसका किस प्रकार से इसका कोरिलेशन है, जो कि आपका यूनिट 1 का पार्ट 2 का सिलेबस में मेंशन किया गया है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।